ठीक। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कर्नाटक के चीजों को हम लोग खत्म कर लिए थे कि कैसे यूरोपीय आपस में झगड़ रहे थे, आपस में कैसे वो करैले कर रहे थे। व्यापार में व्यापारिक जो कंपटीशन चल रहा था, पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, सबके सब इंडिया में 1664 यानी 1664 तक चारों लोग आ चुके थे और उन चारों ने भारत में अपना डोमिनेशन स्थापित करने के लिए कि व्यापार में उनकी अधिक भागीदारी हो, इसलिए उन्होंने आपस में युद्ध भी किए। और जो कर्नाटक युद्ध थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो हुए, वो इसी बात के परिणाम थे क्योंकि वो व्यापार में अपना हिस्सा ज्यादा चाहते थे। और फाइनली बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, तो डच शक्ति इंडिया से खत्म हो गई। और एक बात और है, अंग्रेजों ने डचों को इंडिया में हराया, लेकिन डचों ने अंग्रेजों को इंडोनेशिया में हराया। इसीलिए डच इंडोनेशिया में सेंटर्ड हो गए और जो अंग्रेज थे वो इंडिया में, सॉरी, जो डच थे इंडोनेशिया में सेंटर्ड हो गए और जो अंग्रेज थे वो इंडिया में हो गए। ठीक, यानी डच मसाला द्वीप पर केंद्रित हो गए और जो अंग्रेज थे वो भारत में आ गए। तो डचों का मामला निपट गया। अब बचे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कैसे भी करके 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्धों में परिणाम ये निकल के आया फाइनली कि वनडिवॉस की लड़ाई में, यानी वॉर ऑफ वनडिवॉस था, वनडिवॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को शिकस्त खानी पड़ी, हार गए फ्रांसीसी अंग्रेजों से। तो अब अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाला भारत में कोई और यूरोपीय शक्ति बची नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूरोपीय आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन तीनों पर सत्ता कौन जमा ले गया? इंडिया में अंग्रेज। इन तीनों पर प्रभावी कौन हो गया? अंग्रेज हो गए। क्लियर? अगर हम उस समय इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले इतना लंबा चौड़ा था, पाकिस्तान भी इतना ही था। यहां से अगर हम ऐसे बात करें, इतना अपना इंडिया था, इधर तक बांग्लादेश वगैरह सब अपना था, ये था इंडिया। यानी बात हम लोग कहां तक आ चुके हैं? 1750 तक, 1750 तक का मामला आ चुका है। 1707 के बाद ही, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो 1707 के बाद ही मुगल साम्राज्य का जो ऑलमाइटीपन था, शक्तिशाली होने का जो उसे गौरव प्राप्त था मुगल साम्राज्य को, वो निपट गया। 1707 के बाद औरंगजेब के जितने भी सक्सेसर्स आए, जितने भी उत्तराधिकारी आए, वो सब के सब कमजोर निकल के आए, सब के सब कमजोर थे। इसीलिए दिल्ली में जो मुगल पावर थी उसका इंडिया में प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक चिमट के रह गया। इस समय तक हैदराबाद एक अलग राज्य था। इधर कौन था? हैदराबाद अलग राज्य था। फिर उसके बाद इस क्षेत्र में बंगाल अलग राज्य था, इधर बिहार था, इधर उड़ीसा था, इधर मैसूर था, इधर मद्रास था, चेन्नई, इधर पूरा मराठ क्षेत्र था। 1750 की स्थिति यह है। फ्रांसीसी गए, डच गए, पुर्तगाली निपट चुके हैं पहले ही। यहां पर है सूरत और यहां पर है मुंबई, बॉम्बे उस जमाने का, और यहां पर है मद्रास, और यहां पर है कलकत्ता, कैलकाटा उस जमाने का। अंग्रेजों ने अपने अपने जो प्रमुख क्षेत्र स्थापित किए थे, जो मुख्य अड्डे बनाए थे, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में। बंबई में और मद्रास में फ्रांसीसियों से सारा कब्जा अपने हाथों में ले लिया, डचों से सारा कब्जा अपने हाथ में ले लिया, पुर्तगाली भी इन 2 क्षेत्रों से निपट गए। मामला बचा था सिर्फ बंगाल का।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में इतना व्यापार होता था, बंगाल इतना प्रॉस्पेरस स्टेट था, इतना समृद्धशाली राज्य था कि ब्रिटेन को एशिया से जितना एक्सपोर्ट होता था, यानी अगर ये ब्रिटेन है और ये अगर एशिया है, तो एशिया में चीन भी है, इंडोनेशिया है, भारत है, कई देश थे। ब्रिटेन को अगर 100% एक्सपोर्ट होता है एशिया से, मान लेते हैं जितना 100% हो, पूरे इंडिया समेत भी टोटल एशिया से जितना 100% एक्सपोर्ट होता था, उसमें से 60% की भूमिका सिर्फ कहां से आती थी? बंगाल से। ट्रेड के मामले में इतना धनी था। और आप सोच सकते हैं कि 1706 से लेकर के 1756 तक, यानी 50 सालों में, इन 50 सालों में बंगाल ने अपने व्यापार से अंग्रेजों से लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी और सोने इकट्ठे कर लिए थे। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो विचारधारा प्रचलित थी वो कहती थी कि सिर्फ निर्यात करो, एक्सपोर्ट करो दूसरे देशों को, खरीदो कुछ मत। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो सोना चांदी बंगाल में दे रही है। इसलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक वार हुए, जिसमें से जो लास्ट वाला था वो कब तक हुआ? 1760 में। मामला पहुंचाते हैं 1757 में, 1757 23 जून तक पहुंचाते हैं, 23 जून 1757 तक। इस समय बंगाल में एक शासक था, नवाब था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और मुगल सम्राट था उस समय आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर सेकंड। ये लोग, मुगल शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी, हैदराबाद, बंगाल, आसपास जितने क्षेत्र थे ये सब तभी पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे। बंगाल, हैदराबाद, ये सब मुगलों की क्षेत्र थे, स्टेट थे। मुगलों के सूबेदार यहाँ रहकर काम करते थे, मुगल अधिकारी नियुक्त करते थे, वो लोग यहाँ काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे सेंटर कमजोर पड़ा, इन लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि ये कमजोर है, बात क्यों मानेंगे? अब अंग्रेजों ने मामला यहां सेट किया, इधर की बंगाल में एंटर करने की सोचेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में सबसे पहले जब बंगाल की स्थापना हुई थी, मतलब बंगाल अलग से राज्य की जब स्थापना हुई थी, तो मुर्शीद कुली खान ने काम किया था। कौन था? मुर्शीद कुली खान ने काम किया। मुर्शीद कुली खान का फिर बाद में एक अलीवर्दी खान दामाद बनाया। बीच में कई शासक हुए, लेकिन हम मुख्य की बात कर रहे हैं। अलीवर्दी खान आया। अलीवर्दी खान अंग्रेजों को बहुत अच्छे से जानता था। अलीवर्दी खान ने एक कमेंट किया था कि अंग्रेज उन मधुमक्खियों की तरह हैं जिन्हें छेड़ा गया तो काट काट के मार डालेंगे और नहीं छेड़ा गया तो ठीक ठाक शहद देते रहेंगे। इसलिए अलीवर्दी खान ने, अंग्रेजों ने अगर कुछ बंगाल में हरकत भी की तो अलीवर्दी खान ने बहुत अच्छी तरीके से निपटने की कोशिश की उनसे। अलीवर्दी खान के बाद उसका अयोग्य बेटा, अलीवर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, 3 बेटियां। 3 बेटियों में से एक का बेटा था, वो बना था इसका शासक। शासक बना था 1756 में। कब बना था ये? 1756 में। अभी तक क्या हो चुका है कि अंग्रेज यहां बंगाल में कलकत्ता के सहारे एक फोर्ट विलियम बना चुके हैं।
क्या बना चुके हैं? सब मामला इतिहास का है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हमारा मामला पॉलिटिक्स से संबंधित है। फोर्ट विलियम बना चुके हैं कलकत्ता में। क्लियर? इसका मतलब है कि कलकत्ता की किलेबंदी हो चुकी है, फोर्ट बन चुका है, ऊंची ऊंची दीवार है, कंपनी जितना भी माल इकट्ठा करती है किले में रखती है, फिर वहां से व्यापार करती है विदेशों में, बाहर से खरीदेगी, यहाँ इकट्ठा किया, फिर यहां से एक्सपोर्ट करेगी। इस बात समझ में आई? हुआ क्या कि कंपनी ने हरकतें करना शुरू किया, तो इस सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने कंपनी से युद्ध कर दिया, और युद्ध करने के बाद 20 जून 1756 को, यानी 20 जून 1756 में सभी अंग्रेजों को मार के भगा दिया सिराजुद्दौला ने। उस जमाने में बंगाल में जितने भी थे, और सबके सब अंग्रेज इस बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में फुल्टा आइलैंड है, फुल्टा FULTA, फुल्टा आइलैंड, इस फुल्टा आइलैंड में भाग के आ गए। और जो अंग्रेज सिराजुद्दौला ने पकड़ लिए थे, उनको एक 18 फुट लंबी 14 फीट चौड़ी, यानी 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी में 146 अंग्रेज भर दिए। कितने भर दिए? 146 लोग भर दिए अंग्रेज। अब 146 में से 123 मर गए। कितने मर गए? बचे कितने थे? 23, जिसमें से एक था G.J. हॉलवेल ही कहता है इसको कि सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी की। इसको क्या कहा था उसने? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई तो मद्रास में उस समय कंपनी का गवर्नर जो था वो क्लाइव था, और क्लाइव का एक सहयोगी मद्रास में वाटसन था। ठीक है, कौन था? एक यहाँ क्लाइव था और वाटसन था। जब बंगाल में अंग्रेज हार गए तो क्लाइव ने यहां से कलकत्ता में जाने का प्रयास किया और यहां से अपनी सेना इकट्ठी कर ली, मिलिट्री। क्लाइव और वाटसन। अब क्लाइव की बात करते हैं। यानी जब अंग्रेजों की स्थिति कलकत्ता में जम नहीं रही थी, कलकत्ता को खाली करा लिया सिराजुद्दौला ने, फुल्टा द्वीप पे भगा दिया, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हो गई, एक तो 23 लोग मारे भी गए। अंग्रेजों ने सोचा कि सिराजुद्दौला सर पे चढ़ के नाच रहा है, इसलिए यहां से क्लाइव की सेना वहां गई। और हुआ क्या? क्लाइव ने सिराजुद्दौला से युद्ध किया और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि कर ली, अलीनगर ट्रीटी की। और सिराजुद्दौला ने कहा कि चलो हमसे गलती हो गई है, अब उनका ऐसी गलती ज्यादा नहीं होगी, वैसे युद्ध हो गया था। कुल मिला के संधि की शर्तें अंग्रेजों के पक्ष में झुकी हुई थी, सिराजुद्दौला के पक्ष में नहीं थी। अब बाद में क्लाइव को लगा कि अगर सिराजुद्दौला को खुला छोड़ दिया गया फिर से तांडव मचाएगा, अंग्रेज फिर सोच रहे हैं। इसलिए सिराजुद्दौला के दरबार में जो प्रमुख अधिकारी थे, जिनमें से एक था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। और दूसरा था राय दुर्लभ। क्लाइव ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। एक और था जगत सेठ। इन 3-4 लोगों को अपनी ओर मिलाया क्लाइव ने, और मीर जाफर को एक क्या बोलते हैं उसे, लालच दे दिया। कहा कि यदि आप हमको बंगाल में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करने की अनुमति दें, अरे हम जो ट्रेड करें उस पर टैक्स मत लगाना, अनुमति दें,
तो हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने के बाद बंगाल का नवाब आपको बनाया जाएगा, आप बस हमको फ्री ट्रेड करने देना। ये गद्दार मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करेगा। 12 जून को बंगाल से सेनाएं चली। 12 जून को, 23 जून नहीं आया अभी, 12 जून को इधर सेना चली, क्लाइव की सेना भी आई। पहले से तय था क्या, नदिया जिले में एक क्षेत्र है प्लासी, ठीक है, नदिया जिले में, बंगाल का नदिया जिला था उस जमाने में, वहां प्लासी क्षेत्र है। वहां आम का एक बहुत बड़ा बगीचा था, आम का लंबा चौड़ा बगीचा था। सिराजुद्दौला अपनी हाथियों की सेना के साथ गया। अब हाथियों की सेना क्या आम के बगीचे में दौड़ सकती है, क्या चल सकती है? नहीं। जबकि कंपनी की सेना बहुत एक्टिव थी, क्योंकि घोड़ों पे थी। कंपनी के पास नई नई बंदूक थी, नई नई तोप थी, लेकिन सिराजुद्दौला के पास ऐसा कुछ था नहीं। पहली बात तो ये, जब दोनों ही सेनाएं 23 जून 1757 को आपस में भिड़ गई, तो ये तीनों के तीनों शर्त के अनुसार बीच मैदान में हुआ क्या था, इधर से सिराजुद्दौला की सेना जा रही है, उधर से क्लाइव की सेना आ रही है। दोनों की सेनाएं जब आई तो फ्रंट जो संभाल रखा था, फ्रंट में ये तीनों थे सिराजुद्दौला की तरफ से। इन्होंने इशारा किया, क्लाइव ने उधर से आक्रमण करना शुरू कर दिया, और इन बेवकूफ लोगों ने सिराजुद्दौला को राय दी, क्या सलाह दी, कि तुमने जो फ्रांसीसी सेना बुलाई थी वो आने वाली नहीं है। अंग्रेज सिराजुद्दौला से इस बात के लिए भी नाराज थे, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि ये फ्रांसीसियों को शरण दे देगा, और सिराजुद्दौला ने गठबंधन किया कि फ्रांसीसियों से कुछ हद तक फ्रांसीसियों की सेना बुलाई। लेकिन सिराजुद्दौला को यह नहीं पता था कि जो मुख्य सेनापति मीर जाफर है, जो चीफ कमांडर है, ये मुझे गलत सलाह दे रहा है। उसने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि क्लाइव की सेना भारी पड़ रही है। जबकि मीर जाफर के पास कम से कम 50,000 सेना थी और क्लाइव के पास 10-12,000 लोग थे। मीर जाफर की सलाह मान करके सिराजुद्दौला चला गया, वापस चला गया। तब तक तो अंग्रेजों की सेना ने जबरदस्त धावा बोल दिया और पूरी सेना कब्जे में आ गई। ये भी लोग इनके साथ मिल गए, और रास्ते में पटना जा रहा था ये सिराजुद्दौला, तो रास्ते में ही मीर जाफर के बेटे मीरन ने इसे मार दिया। अब बंगाल का पद खाली, नवाब का पद खाली है, अंग्रेजों को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थपैठी है। क्योंकि नवाब का पद कौन दे रहा है उसे? अंग्रेज दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब कंपनी का बंगाल में प्रभुत्व हो गया। और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य यानी इंग्लिश एम्पायर की नींव डाल दी। उस समय मुगल सम्राट कौन था यहाँ? इसने कुछ नहीं किया। क्या करता बेचारा, अपंग इंसान तो है ही ऑलरेडी, शक्ति के मामले में पावरलेस, कुछ कर नहीं सकते। क्लियर? मिटा दूं ये? यानी अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि के बाद प्लासी का युद्ध हुआ, अलीनगर की ट्रीटी हुई फरवरी 1757। फिर उसके बाद 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में मामला किसके हाथ तक आ गया? मीर जाफर के हाथ तक आ गया। मीर जाफर को बनाया किसने था? क्लाइव के द्वारा। किसने बनाया था? क्लाइव के द्वारा बनाया गया था नवाब। क्लाइव ने मीर जाफर से बहुत सारा धन मांगा, 17.5 लाख रुपए क्लाइव को दिए गए थे मीर जाफर के द्वारा। 17,50,000 इतने रुपए इसको क्लाइव को दिए गए।
और 24 परगना, उस समय बंगाल में क्षेत्र था 24 परगना, उसमें से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी भी किसको दे दी गई? यानी क्लाइव उसमें से जो भी टैक्स वसूलेगा वो क्लाइव का है, जमींदारी उसको मिल गई, क्लाइव को इतने रुपए मिल गए। मीर जाफर से क्लाइव ने और क्लाइव के सहयोगियों ने इतने पैसे लिए और मीर जाफर ने दबाव की वजह से दे भी दिए। इसलिए एक अंग्रेजी इतिहासकार टिप्पणी करता है इस बात पर कि मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस दुधारू गाय की तरह था कि जब नीचे बैठ जाओ तब दूध दे देगी, चारा खिलाने की जरूरत नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया? अपने बोरों को भरना शुरू किया, बोरे भरने शुरू कर दिए। जब मीर जाफर क्लाइव की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, लगातार पैसा ही पैसा चाहिए, पूरा नहीं कर पाया, मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। और 1760 में इसको नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर से दुखी था, क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। मीर कासिम को लगा कि मीर जाफर की जगह अगर मैं होता तो इन अंग्रेजों को इतनी छूट नहीं देता। और पता है, मीर जाफर ने न सिर्फ बहुत सारा पैसा दिया था, बल्कि मीर जाफर ने मुक्त व्यापार करने का दस्तक जारी किया था, एक पेपर जारी किया था, फ्री ट्रेड करने का। क्या जारी किया था? दस्तक, दस्तक बोलते थे उसे। ये लोग क्या करते थे अंग्रेज? उस दस्तक को लेकर के बंगाल में मुक्त व्यापार तो करते थे, खुद तो करते ही थे, उस दस्तक की टू कॉपी करके भारतीयों को बेच देते थे, क्योंकि भारतीयों पे तो टैक्स लग रहा है व्यापार करने का, लेकिन अंग्रेजों पर नहीं लग रहा था। इसलिए इस दस्तक का मिसयूज भी किया गया। 1760 में कंपनी ने दूसरा नवाब कौन बनाया? मीर कासिम बनाया। मीर कासिम इसी बात का इंतजार कर रहा था कि बेटा तुम एक बार बना दो, उसके बाद तो तुम्हारे भैया मैं टाइप कर दूंगा पूरी तरीके से। मीर कासिम ने क्या किया? कंपनी को कंट्रोल करने का, कंपनी के ट्रेड को बंगाल में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। और उस कोशिश में क्या किया? कोशिश में यह किया कि दस्तक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या था कि जो अंग्रेज अभी तक फ्री में व्यापार करते थे वो तो फ्री में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब भारतीय भी फ्री में व्यापार कर सकते थे। जो इंडिया के ट्रेडर्स थे वो भी फ्री में करेंगे। दस्तक व्यवस्था समाप्त, सबके लिए बराबर। और यही बात अंग्रेजों को फिर से जम गई। उन्होंने मीर कासिम से कहा कि ये तुम सब खराब काम कर रहे हो। मीर कासिम में और अंग्रेजों में कई झगड़े हुए और 1763 में फाइनली मीर कासिम ने गद्दी को छोड़